करेंगे तो कि अम, नमस्कार। नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। आज हम विशेष अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और आपसे कुछ बात करेंगे। और मेरे साथ हैं अ, देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार कवि आर के उद्भ्रांत। उद्भ्रांत साहब दिल्ली में रहते हैं ऐसे तो, और दिल्ली दूरदर्शन में से प्रवर महानिदेशक थे। हाँ, महानिदेशक के पद से आप सेवानिवृत्त हैं। और साहित्य में इनका बहुत बड़ा काम, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है, महाकाव्य लिखे हैं, कविताएं तो खूब ढेर सारी है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब, और कवि सम्मेलनों में भी जाया करते थे पहले। आजकल तो शायद नहीं जाते हैं, लेकिन पहले कवि सम्मेलनों में भी जाया करते थे। इस तरह से वो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और बहुत काम है। सौभाग्य से वो आज हमारे साथ हैं, और ये भी सौभाग्य है कि वो हमारे मित्र हैं। तो उनसे अपन साहित्य के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और उद्भ्रांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे, चाहे वो कार्यक्रम वैसे ही पधारे हो, लेकिन उदयपुर में आए और हमारे इस स्टूडियो में आए और हमारे से साहित्य पर चर्चा की। तो साहित्य पर चर्चा करने के पहले एक तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और आगे बेहतर करने के लिए अग्रसर करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है उद्भ्रांत सर, कि अपन बातचीत करें उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप 2-4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप चाहें, वो साहित्य के ऊपर, या मेरा प्रश्न ही समझ लें ये, कि आपको मतलब ये कविता लिखने की और साहित्य की तरफ अग्रसर होने की और ये सारी प्रेरणा कहाँ से मिली। वैसे तो साहित्य, प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य मतलब जो है समाज के आगे चलने वाली मशाल है, जो अंधेरे को काटती है और उजल प्रकाश करता है। तो वो तो एक प्रेरणा का काम है ही, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए। और आप तो खैर, मुझे पता लगा कि आप, आपका बर्थ भी यहाँ राजस्थान में ही हुआ है, नवलगढ़ में रहे हैं आप। बर्थ हुआ नहीं हुआ, लेकिन आप नवलगढ़ में यहाँ पर, नवलगढ़ में रहे, नवलगढ़ में रहे हैं, झुंझुनू में नहीं रहे, नहीं जन्म। जन्म हुआ है। वही मैं को ऐसा मतलब था अंदाज। तो राजस्थान की भूमि तो खैर तो मैं अब ये माइक जो है उद्भ्रांत सर को देता हूँ और आप उनको सुनिए। धन्यवाद शेर जी। बहुत दिनों के बाद उदयपुर आके बहुत अच्छा लग रहा है। खासतौर से आपके साथ मिल बैठ करके बातचीत करना हमेशा ही एक सुखद अनुभव रहा है। मैं इसके पहले भी जब उदयपुर आया हूँ तो आपके ही निमंत्रण पर मैं आया। तो वो सारी सुखद स्मृतियाँ अभी भी ध्यान में ताज़ा है। जब यहाँ हम लोग रहे हैं, उसके बाद फिर आपके साथ आसपास के कुछ जो ऐतिहासिक स्थल थे उन्हें देखने गए थे। हल्दी घाटी देखा था, और भी कई ऐसे स्थल देखे थे। गोविंदा राज तिलक, महाराणा प्रताप का राज तिलक, सारा कुछ देखा। तो अ, राजस्थान की धरती का तो कहना ही तो नहीं। और संयोग ऐसा है कि जन्म मेरा नवलगढ़ में हुआ। जब मेरे पिता उस समय यहाँ उद्धार कॉलेज में प्रोफेसर थे,
कॉमर्स और शास्त्र के। तो उसके बाद वैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो उस समय हम पढ़ा रहे थे। बाद में फिर वो श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश में अधिकारी के रूप में चयनित हुए आयोग से, और फिर काम प्रवासी हो गए। तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की झंकी गारे में उनका सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो फिर मेरा जन्म ही नहीं होता। नहीं तो नहीं। ये तो है कि सबसे बड़ा ऋण तो राजस्थान का है, और मैंने उसे चुकाने की भरसक कोशिश की है कि साहित्य के माध्यम से। मेरी अस्थि संग्रह है मेरा, तो 2009 में प्रकाशित हुआ था। तो उसमें नवलगढ़ शीर्षक से मेरी 4 कविताएं, वो उनमें मैंने नवलगढ़ के विभिन्न आयामों को मैंने चित्रित करने की कोशिश की है, और वो भी काव्य यात्रा में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से राजस्थान तो आता ही रहा। तो आपसे जो आपने सवाल साहित्य को लेकर भी किया कि प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई, ये बहुत ही एक सवाल ऐसा है कि आमतौर से जितने इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो ज्यादातर इसी सवाल से शुरुआत करते हैं कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो मैंने इसका कई बार जवाब दिया है वो कि मुझे ऐसा है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से तो भीतर से कुछ अभिव्यक्त करने की छटपटाहट रही होगी, जिसने इस रूप में आकार लिया। और मैं बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ने काफी लगा था। हमारे घर में भी बहुत सा साहित्य आता था, तमाम पत्रिकाएं आती थी, और जो धार्मिक पुस्तकें आती थी, कल्याण और बाकी सब जितने भी, क्योंकि मेरे पिता को उन सब चीजों में भी दिलचस्पी थी, तो ये सब कुछ मैंने बहुत छोटी उम्र में पढ़ लिया था। और इसके अलावा साहित्य में भी जो साहित्यिक जो पुस्तकें थी उनमें भी मेरी भीतर से ही एक जिज्ञासा रहती थी, मैं अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करता था। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव तो ऐसा समझ में नहीं आता है कि फलाने व्यक्ति का पढ़ा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भीतर से जरूर कोई ना कोई ऐसी अभिव्यक्ति की छटपटाहट रही होगी जिसकी कारण मैं कविता के क्षेत्र में फिर काम करना शुरू किया। और इसी के साथ साथ अध्ययन भी चलता रहा, बड़े स्तर पर बहुत तरह का अध्ययन भी किया। तो इस तरह से यात्रा शुरू हुई। सर, ये आपने अच्छी बात बताई कि आपका अध्ययन जारी रहा और कविताएं लिखते रहे। मैंने आपकी कुछ कविताएं पढ़ी है, कुछ किताबों के नाम मैंने देखे हैं और मैंने पढ़ तो नहीं पाया मैं उनको, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कविताओं में नहीं है एक्चुअली, सही बताऊं तो। लेकिन मैंने उनको पढ़ने पे मुझे पाया कि कुछ कविताएं तो आपकी बड़ी क्रांतिकारी कविताएं हैं और देश को या विश्व को बदलने के लिए आपने लिखा हो ऐसा लगता है। पर कुछ कविताएं आपकी वो खास तौर से जो आपने काव्य महाकाव्य लिखे हैं, राधा राधा माधव और एक और त्रेता, अभिनव कांड। हाँ, ये थोड़ा आध्यात्म की तरफ ज्यादा जाते हैं, मुझे ऐसा लगा। पता नहीं, मैं क्योंकि मैं न तो साहित्य का आदमी हूँ न मेरी कविता का वो क्षेत्र है मेरा तो सीधा सीधा मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना आता है मेरे को तो, और ट्रेड यूनियन में रहा हूँ तो वहाँ यही सीखा। लेकिन मैंने जो पढ़ा, मतलब थोड़ा बहुत जो मेरा अध्ययन मतलब मैं कर पाया आपकी किताबों का, जो मेरे को कहीं मिली, आप ही ने दी होगी, फिर कुछ मिली तो क्या, तो उनको जिस मैंने कुछ पढ़ा तो मेरे को लगा कि इसमें कुछ कंट्रास्ट जैसा है कि कहीं आप बिल्कुल क्रांतिकारी तरह की कविताएं लिखते हैं, कहीं आप बिल्कुल आध्यात्म की कविताएं लिखते हैं, तो ये कंट्रास्ट कैसे है?
शायद आपको अच्छा नहीं लगे प्रश्न ये। इसको भी बहुत ही अच्छा लगा, इसमें तो अच्छा नहीं लगने की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने अभी कहा है कि आपने उनको पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए ये सवाल आपने किया, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो फिर ये सवाल आप नहीं करते। मैं आपको उसका बताता हूँ। उसको ऐसा है कि ये सही है कि जिन बहुत सी कविताओं के बारे में आप कहते हैं वो बहुत क्रांतिकारी कविताएं रही हैं। देखिए, एक तो मैं कानपुर जैसे शहर में रहा, मेरा कवि वहीं उसने जन्म लिया, जहाँ ट्रेड यूनियन का गढ़ है। हाँ, जहाँ हमने चारों तरफ मजदूरों का संघर्ष देखा। और एक समय ऐसा था जबकि मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में भी सक्रिय रहा, छात्र आंदोलन में भी सक्रिय रहा, छात्र राजनीति में भी कुछ समय सक्रिय रहा। और उसके बाद सन 73 में जो बाधा का लेखक सम्मेलन हुआ, केदारनाथ अग्रवाल और डॉक्टर रणजीत उसके संयोजक थे, तो उसमें सभी जो प्रगतिशील विचारकों के जितने भी दल थे उस समय, उन सभी को सब तरह के लेखकों को बुलाया गया। उसमें सीपीआई से जुड़े पीडब्ल्यूए से संबद्ध लोग थे, या सीपीएम से जुड़े जलेस के भी लोग थे, और जसम बाद में इसका गठन हुआ तो अति क्रांतिकारी छवि के वेणुगोपाल जैसे लोग भी थे। तो उसमें भाग लेने के बाद मैंने मार्क्स का विधिवत अध्ययन भी किया काफी। वहाँ हमारे यहाँ कानपुर में करंट बुक डिपो थी, वहाँ से हम लोग सारा जो रशियन लिटरेचर था, चाइनीज लिटरेचर था, ये सब चाइनीज लिटरेचर नाम से तो उनकी पत्रिका ही आती थी, और रशियन लिटरेचर वो सारी किताबें हम लोग लेनिन को, माओ को, स्टालिन को, ये सब को खूब पढ़ा, ट्राट्स्की को भी पढ़ा। और तो ये सारा इस सब का तो कहीं ना कहीं असर पड़ना ही पड़ना था। मेरी कविताएं उस पीरियड की हैं, इस तरह की। अगर आपने वो कविताएं देखी वो इस तरह की कविताएं, जैसे नाटक तंत्र तथा अन्य कविताएं, तो मेरा संग्रह आया जिसकी बहुत चर्चा हुई, 1976 में आया था। और उसकी कविताएं वैसी कविताएं, मुद्रा राक्षस जी ने उसका परिचय लिखा था, और करीब करीब समझिए शील जी ने उस पर लेख लिखा। शील जी जैसे बड़े मार्क्सवादी कवि ने उस पर लेख लिखा। अभी मैं परेशान हूँ, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने आईना की संपादकीय में उस पर टिप्पणी लिखी कि धूमिल के आगे की कविताएं हैं। कौशल किशोर की पत्रिका परिपत्र निकलती थी, उसमें उन्होंने संपादकीय आलेख लिखा। सुधीर सक्सेना की पत्रिका अभी में भी उन्होंने उस पर शील जी का भी लेख छापा और अलग से भी चर्चा की। तो और बहुत सारी पत्रिकाओं में चर्चा की। अब जैसे मुझे उसकी कविता अगर एक मुझे याद आती है तो मैं आपको तो उसकी कविता भी मैं सुनाता हूँ। ये कोई अनहोनी नहीं हो गई, ये कोई अनहोनी नहीं हो गई है, मैं सच कहता हूँ दोस्तों, ये तो होना ही था। ये जो काले कलूटे लोग सड़क पर चल रहे हैं, ये जिनके कपड़े फटे हैं और आंखों में कीचड़ और मुंह में धूल की रोटियां, ये जिनकी बोटियां गर्म गर्म धूप पे सेकी हुई हैं, जिनके माथे पर कीले और पैरों में बुराइयां पड़ी हैं, जिनके छाती पर काले पहाड़ खड़ी हैं और जिनके होठों पर ताले जड़े हैं, और ये जो हल चला रहे हैं, सोना उगा उगा कर दूसरों को बांट रहे हैं, ये जो अपने कीमती वीर से बांझ धरती को गर्भवती बना रहे हैं, जिन्हें बुरी तरह दबा दिया गया है मगर फिर भी जो खुश हैं और आल्हा गा रहे हैं, ये सभी लोग जो वर्षों से अपने कंधों पर इस गंदी व्यवस्था को ढो रहे हैं, मेरा निश्चित ख्याल है दोस्तों, इस देश की भुरभुरी मिट्टी के लिए वे क्रांति के बीज हो रहे हैं। ये सभी लोग, मेरा निश्चित ख्याल है दोस्तों, इस देश की भुरभुरी मिट्टी के लिए वे क्रांति के बीज हो रहे हैं। और ये सब कुछ आप देख रहे हैं, यह कोई अनहोनी नहीं है, यह तो होना ही था दोस्तों। तो ये कविता मुझे याद आई है। मैं जब कभी सम्मेलनों में सुनाता था तो भी लोग पसंद करते थे, मजदूर भी पसंद करते थे, किसान भी पसंद करते थे। तो ये उस पीरियड की कविता, उस काल की कविता थी, जिसमें कि मैं एक आंतरिक लय है इस कविता, छंद भी है, और इसमें मैंने उस समय की जो एक प्रगतिशील चेतना है और जो मजदूरों की वाणी और किसानों की वाणी को अभिव्यक्त करने की कोशिश की। तो ये एक अलग तरह का शिल्प था।
इसको मैंने बताया, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन उसके बाद मेरी कविता में शिल्प में भी बदलाव आया। और मैं आप प्रसंगवश ये भी बता दूं कि मेरी 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 कुछ ज्यादा कहानियां नहीं लिखी है मैंने, 13-14 कहानियां मैंने लिखी है। तो उनकी कहानियों का संग्रह निसर्ग ट्रस्ट से छापा है, उद्भ्रांत श्रेष्ठ कहानियां के नाम से। उसमें 2 कहानियां ट्रेड यूनियन पर हुई, ये आपको बताना चाहता हूँ। डे ऑफ एक कहानी का नाम है और दूसरी कहानी उजाले के बीच। तो ये दोनों कहानियां बहुत चर्चित रही। इसके अलावा मेरा एक लघु उपन्यास संस्था साहित्य मंडल ने छापा है, इसका नाम है नक्सल। अच्छा। तो ये भी आप नहीं जानते होंगे। हाँ, लेकिन मेरा नक्सल से ये मत समझिए कि मैं नक्सली विचारधारा के समर्थक हूँ। मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की प्रॉब्लम है, को हाईलाइट किया। हाँ, प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है और उसमें ये बताने की कोशिश की है कि उनका लक्ष्य ठीक है, लेकिन जो उन्होंने साध्य जो अपनाया है, जो उसने तरीका अपनाया है, हिंसा जो वो हमारे मतलब देश के हिसाब से वो उपयुक्त नहीं है। मेरा उसमें ये कहना है। तो ये तो बात आपको मैंने बताई कि जो मैंने उस समय अध्ययन किया इस तरह से, तो इस तरह की विचारधारा का प्रभाव पड़ना ही था। और उसके बाद मेरे कविता के शिल्प में भी बदलाव आया। मैंने उसके पहले 7वें दशक में गीत भी बहुत बड़ी संख्या में लिखे, गजलें भी मैंने कही, ये सब काम किया। लेकिन एक समय आप समझिए कि 1989 का समय जो आया, उसमें कुछ घर की परिस्थितियां भी ऐसी थी। मेरी नौकरी मेरी छूटी हुई थी और मैं काफी बीमार भी पड़ा था। तो उसके बाद मैंने वहां से थोड़ा सा जो स्वस्थ हुआ, तो मैंने एक प्रबंध का स्वयं प्रभा लिखा और 6-7 महीने उसको लिखने में मुझे वो एक राम कथा का ऐसा चरित्र है जिस पर आज तक निर्मल वर्मा ने लोकार्पण किया था उसको, राम वर्षी की अध्यक्षता में। आज तक किसी ने उस पर कुछ काम ही नहीं किया। तुलसी बाबा ने 2 दोहे और 4 चौपाइयों में उसका उल्लेख किया है, नाम नहीं दिया है। नाम आता है वाल्मीकि रामायण और कहीं कुछ उस पर अवेलेबल नहीं। और 99% लोग जानते भी नहीं है कि स्वयं प्रभा कौन है। तो मैंने प्रबंध का लिखा। वो उसका पहला संस्करण जब मैं दिल्ली आ गया तो भावना प्रकाशन से छपा, तो दूसरा संस्करण अमन प्रकाशन से छपा, और पिछले 3 वर्षों से वो BA के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है बम्बई विश्वविद्यालय में और धारवाड़ विश्वविद्यालय। तो स्वयं प्रभा के बाद फिर मैंने लंबी रुद्रावतार कविता लिखी, जिसको कि पिछले 1/3 सदी से राम की शक्ति पूजा से जिसकी तुलना हो रही है। और उस पर आलोचना की 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। 29 छंद की कविताएं, आलोचना की 4 पुस्तकें उस पर आ चुकी हैं। इसके बाद मैंने वक्रतुंड के नाम से मैंने मंगलाचरण छंद में लिखा और फिर मैंने गीता का अनुवाद करना शुरू किया प्रज्ञा वेणु के नाम से। और वो मैंने जब मार्च 91 में खत्म किया, उसके बाद मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया। अच्छा। अप्रैल 91 में मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया। मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, पिछली नौकरी से 87 एंड में। बीच का पीरियड मेरा नौकरी का नहीं था। और पहले कहाँ करते थे? ये मेरी शायद 9वीं-10वीं नौकरी थी। तो मैं आपको कितनी नौकरियों के नाम बताऊंगा। तो उसके पहले वाली जो नौकरी थी वो एलिम्को में थी, कानपुर में आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें मैं हिंदी ऑफिसर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर था और फिर बाद में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ। उसके पहले आज अखबार में भी मैंने काम किया, सीनियर जर्नलिस्ट रहा और लेबर डिपार्टमेंट में पब्लिसिटी अफसर में काम किया, ESI में हिंदी अफसर रहा। तो बहुत सारी नौकरियों में काम करता है। तो अब देखिए, जब यहाँ दिल्ली आ गया तो दिल्ली से मेरी किताबों का प्रकाशन भी शुरू हुआ और बहुत से लोगों को ये लगा कि ये जो आप सवाल अभी किया है कि ये अध्यात्म की तरफ चले गए, क्योंकि प्रज्ञा वेणु का जब मैं बंबई में था तो नूतन सवेरा में किशोर नौटियाल ने उसको धारावाहिक छापना शुरू किया। बाद में दिल्ली आने पर अक्षर भारत में धारावाहिक छपा, फिर बंबई की पत्रिका बराबर ने धारावाहिक छापा और डायमंड से वो 98 में प्रकाशित हुआ। और उस समय अब जैसे राजेंद्र यादव जी ने मुझसे
कहा कि लगता है तुमने भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो मैंने कहा क्यों? बोले तुम गीता का अनुवाद कर रहे हो, क्या तुमने किया है? तो मैंने उनसे कहा आपने गीता को पढ़ा है क्या? मैंने कहा हमने पढ़ा तो है नहीं। अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो आपके पास आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने इसको आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं किया है, कोई धार्मिक दृष्टि से नहीं किया है। मैं गीता को एक उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथ मानता हूं और उसमें कुछ इमेजरीज ऐसी अद्भुत हैं जो संपूर्ण वांग्मय में, विश्व वांग्मय में आपको नहीं मिले। मैंने उस दृष्टि से गीता का अनुवाद किया है। तो ये आपकी बात का जवाब हुआ एक तरफ से। दूसरे अब आप प्रबंध काव्यों की बात पर मैं आता हूँ। क्योंकि आपने पढ़े नहीं हमारे प्रबंध काव्य, इसलिए आपने सवाल किया। क्योंकि मेरा कोई भी प्रबंध काव्य रुद्रावतार सहित बता रहे हैं, वो कविता है, उसमें मैंने पारंपरिक मिथक को नहीं लिया है। ट्रेडिशनल मिथक कहीं नहीं आया है। उसमें हर मिथक को मैंने आज के संदर्भ से जोड़ा है। चाहे वो राधा माधव हो, राधा माधव में पूतना को मैं वो नहीं मानता कि वो कंस की भेजी हुई राक्षसी थी। मैंने उसमें ये कहा है कि ये कोई आदिवासी स्त्री थी जो कि बांझ थी, और जब वो वहां नंद बाबा के घर गई उस समय वो पालने में देखा तो उसके ममतालु छातियों में दूध बहने लगे और उसने ये कोशिश की कि कि मैं इसको दूध पिला दूं। और उसी में जो उनके जो रक्षक थे नंद बाबा के, वो आए, उनको लगा ये कंस की भेजी हुई राक्षसी है और उन्होंने उसको लाठियों से मार के उसका प्राणांत कर दिया। तो मैंने इस तरह से चित्रित किया है पूतना। इसी तरह से वहां जो एक राधा कुंड है उसका मैंने बताया कि राधा कुंड क्यों था, और उसकी मैंने आधुनिक स्तर पर व्याख्या की है कि जब एक तो ये बताया है कि जो नाम देखे गए जैसे वृषभासुर है, तो वृषभासुर हमने कहा कि वो राक्षस नहीं था, वो एक वृषभ था, बड़े बड़े सींग थे उसके। और जैसे आज भी कोई अगर बड़ा बैल, कोई सींग वाला बैल आ जाए तो लोग डरते हैं और उनको लगता है, और अगर वो मार दे तो आप मतलब प्राणांत भी हो सकता है। तो वो जो ये मैंने उसमें बताया है। तो इस तरह से इसी तरह से मैंने महाराज के बारे में बताया। तो वो जो जितने भी राधा माधव की बात है, इसी तरह से अभिनव पांडव में मैंने युधिष्ठिर को केंद्र में रख करके और उसको आधुनिक दृष्टि से, युधिष्ठिर को केंद्र में रख करके आधुनिक दृष्टि से मैंने महाकाव्य की बात की है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि मैंने ट्रेडिशनल तरीके से मैंने इन मिथकों को कहा है। तो अगर एक नजर आप देख लेंगे तो आपको आपका ये जो संशय है ये दूर हो जाएगा। चाहे त्रेता हो, त्रेता में मैंने राम कथा के सारे स्त्री चरित्रों को एक सूत्र में गूंथा है, और त्रेता से शुरुआत करके उसका अंतिम सर्ग कली है। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि त्रेता नाम जरूर है, लेकिन उसमें जो कलयुग पूरी तरह से कलयुग भी दिखाई पड़ता है। और उसमें मैंने शंभू की माँ का चित्रण किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। कमल भारती जी ने कहा कि 5000 साल के इतिहास में वो दुरान पहले कवि हैं जिन्होंने शंभू की माँ का चित्रण किया है। वाल्मीकि जी ने नहीं किया, डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया। उन्होंने अपने नाटक में शंभू की पत्नी का तो का चित्रण किया है, माँ का कहीं नहीं किया। तो नहीं, वो तो फिर ठीक है। इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सारे ही मतलब और जो दूसरे पात्र भी हैं, जैसे त्रेता में हमने केवल राम के पक्ष के ही पात्रों को नहीं रखा, रावण के पक्ष के पात्रों को भी रखा। उसमें शूर्पणखा भी है, मंदोदरी भी है, सुलोचना भी है, उसमें त्रिजटा भी है, तो लंकिनी भी है। तो आप इस दृष्टि देखिए एक नवाचार करते हुए कि भाई आज तक, बल्कि नामवर जी ने कहा कि आज तक किसी के ध्यान में ही ये बात नहीं आई थी कि
राम कथा के सारे चरित्रों को लेकर के कोई काव्य लिखा जाए। तो ये जो आप कह रहे हैं अध्यात्म, अध्यात्म नहीं, किसी भी काव्य में आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं लिखा गया है, उसको समकालीन चेतना से जोड़ करके मैंने उनको किया, इसीलिए वो इतने अधिक चर्चित हुए। आप देखिए कि त्रेता के 3 संस्करण हो गए, अभी पेंगुइन से नया संस्करण आया, उसके पहले हिंद पॉकेट बुक से आया था, बेस्ट सेलर था। राधा माधव के 6 भाषाओं में अनुवाद हो गए। अभी राजस्थानी में नहीं हुआ है, हो सकता है कि आपका यूट्यूब कोई जब इसको सुने तो क्यों, देखिए अंग्रेजी में हो गया, डोगरी में हो गया, गुजराती में हो गया, और उसमें उर्दू में हो गया, छत्तीसगढ़ी में हो गया, इतनी भाषाओं में हो गया। बांग्ला में एक पत्रिका में आ रहा है, उसका एक सरगार है। तो इतना अगर मान लीजिए मैंने उस तरह से लिखा होता तो इसकी कोई चर्चा नहीं होती। इसी तरह से अभिनव पांडव के 4 एडिशन हो गए 10 साल में। तो मुझे लगता है कि आपके बात सवाल का उत्तर अच्छी तरह से आ गया। के उत्तर तो अच्छे ही हैं, और पर बात यह है कि जो मैंने प्रश्न किया आपसे, है ना, उसके ऊपर आपको इतनी लंबी चौड़ी सफाई देनी पड़ी। नहीं, सफाई नहीं, अगर मैं ये नहीं बताता तो मुझे लगता है कि इसको सुनने वाले और आप भी पूरी तरह से आप आश्वस्त न हो पाते। वो सही बात है, सफाई नहीं, प्रश्न पूछा ही इसीलिए था, मैंने प्रश्न पूछा ही इसलिए था कि आप मतलब उन परिस्थितियों को और उस साहित्य के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो क्योंकि मैंने जो कविताएं आपकी पहले, मतलब मैंने जो आपको बताया, आपने जो कविता अभी पढ़ी है जी, वो भी बहुत प्रगतिशील और क्रांतिकारी कविता है, और मैंने और कविताएं पढ़ी जो क्रांतिकारी और अच्छा, उसके अलावा मैंने एक कार्यक्रम में आपके किताब का विमोचन था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी किताब का विमोचन था, शायद वहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान में, और नामवर सिंह उसमें थे, और एक वो ठाकुर थे, क्या नाम था उनका, बिहार के हैं आप? हाँ, खगेंद्र ठाकुर हैं, खगेंद्र ठाकुर जी, वो भी थे उसमें। हाँ। और एक ऐसा ही मतलब जो 2-3-4 जने देखे थे, और ये सारे कम्युनिस्ट लोग हैं। राजेंद्र यादव भी थे उसमें। अच्छा, उसमें राजेंद्र यादव भी थे। राजेंद्र यादव हमारे यहाँ पे भी आए हैं, हालांकि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, पर राजेंद्र यादव को मैंने बुलाया था हमारे लेखक सम्मेलन में। नित्यानंद तिवारी भी थे उसमें। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ये जो प्रगतिशील लेखक लोग हैं वो आपके वहां थे, और आपका जो मतलब अभी आपने बताया उसके बाद ये बात क्लियर हुई कि भाई वो हाँ, ये एग्जैक्टली इसी कारण वो थे, अगर ये कारण नहीं होता तो नहीं होते। तो उसमें वो अध्यात्म नहीं है, और आपने उन पात्रों को लेकर के अलग तरह से लिखा है, तो ये बाद में पता लगा ना, अब आज पता लगा जी। लेकिन ऐसे आप देखें उनके त्रेता और राधा माधव और अभिनव पांडव, तो वो एक मतलब एकदम से जो प्रश्न कौनता है ना, वो यही आ रहा है यार, ये आध्यात्म के ग्रंथ होंगे, है ना, तो इसलिए वो प्रश्न करना जायज था मेरा। और ये काफी लंबा हो गया है, वैसे मैं एक आध प्रश्न और करता, लेकिन अब ये 30 मिनट का हो गया है करीब, तो मुझे यहाँ इसको समाप्त करना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छा लगा, आपसे बात हुई, थोड़ी देर ही बात हुई, लेकिन अच्छी बात हुई, और कुछ बहुत सारी जानकारियां नहीं मिली। और मैं आपको, दर्शकों को बताना चाहता हूं और मेरे दोस्तों को बताना चाहता हूं कि उद्भ्रांत सर हमारे लेखक सम्मेलन में आया करते थे। 2005 में हमने लेखक सम्मेलन किया था, उसमें भी आए थे, और उसके बाद 2012 में हमने एक लेखक सम्मेलन किया था, और जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि हमको दर्शनीय स्थल जो हल्दी घाटी और महाराणा प्रताप का राज तिलक जहाँ हुआ था वो गोगुंदा, वहां पर भी गए थे। वो दरअसल हम क्या है कि जब लेखक सम्मेलन करते थे तो 3 दिन के करते थे, 2 दिन हम उदयपुर में करते थे और 1 दिन हम गांव में करते थे। हमारे एक मित्र है गांव में, उन्होंने कहा यार कि आप उदयपुर वाले ही हो क्या, सब विद्वान, हमारे गांव में क्यों नहीं करते हो आप। उसके बाद हमने एक सत्र, समापन सत्र जो है हमने गांव में शुरू किया करना। तो कुछ लोग यहाँ से बस में बैठ के चले जाते थे, कुछ वहाँ गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, और वो सारा जो है चर्चाएं वहां पर होती थी। तो उसी संदर्भ में हम
गोगुंदा गए थे। गोगुंदा में समापन था उस कार्यक्रम का, और फिर वहां जा रहे थे तो हमने ये प्लान किया कि भाई ये बाहर से लोग आए हैं, इनको हल्दी घाटी और तो ये राज तिलक के जो स्थल है तो उनसे भी परिचय करवाना चाहिए, तो वहां पर भी ले गए थे। तो कुल मिला के ये है कि भ्रांत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपके साहित्य के बारे में भी थोड़ी और जानकारी हुई। अब मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैं तो मजदूर आदमी हूँ, और जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद की भाषा ही समझता हूँ, बाकी चीजें मेरे ऊपर से निकल जाती है। मैंने तो आपको मजदूरों वाली कविता भी देखिए सुनाई, और उसके बाद आप इसीलिए तो इसीलिए तो मैं आपसे इतना आप, मतलब जो है स्नेह करते हैं और आपको बार बार बुलाते हैं। तो और ये 50 साल पुरानी कविता है जो मुझे अभी याद थी, मुझे ताज मैं सोच रहा था कहीं भूल न जाऊंगा। तो ये वीडियो अब हमें यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत हो गया। बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत बहुत आभार। एक बार फिर मैं वो अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। वैसे मैं बुद्धभ्रांत सर से तो पूछूंगा ही कि आपके क्या सुझाव है इस वीडियो के बाद यूट्यूब पे जो हम वीडियो कर रहे हैं उसके संदर्भ में, लेकिन मैं आप सबसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप भी हमें गाइड करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।